एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ हार्मोन एक्शंस। जैसे कि आपको पता होगा, हार्मोन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि सिग्नल लेके एक एरिया से दूसरे एरिया को आएंगे, सिग्नल कम्युनिकेट करने के लिए सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन जो कि सीक्रेट होता है पिट्यूटरी से। ठीक है, सीक्रेट होने के बाद ऐसा तरह है कि बॉडी की जो ग्रोथ है सिर्फ और सिर्फ हेड में होता है। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, पूरा का पूरा बॉडी की ग्रोथ होता है। तो ये ब्लड के थ्रू आएगा, आने के बाद ठीक है, ब्लड के थ्रू आने के बाद स्पेसिफिकली क्या होता है, सेल्स के अंदर एक्शंस दिखाता है। तो वो जो सेल्स होते हैं वो होते हैं उनका रेस्पॉन्डर सेल्स। ठीक है ना, जहाँ पर ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे जो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स है, उसको हम लिगांड कहेंगे। समझ में आए ना, जो मैसेज लेके जो जिस फॉर्म में आ रहा है वो लिगांड होता है। जो रेस्पोंडिंग सेल है जिसको ग्रोथ करवाना है, ठीक है ना, उसको हम रिस्पोंडर सेल्स कहेंगे। उसके पास एक रिसेप्टर रहना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आए ना। तो उनके जो मैकेनिज्म्स दिखेंगे तो किस प्रकार की वो एक्शंस दिखाता है। तो ग्रोथ हार्मोन आके मान लीजिए ये बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज होने की वजह से इस सेल की कोई भी प्रोटीन है, एंजाइम्स है, वो एक्सप्रेस होंगे। कैसे होंगे, सेल्स के अंदर जो डीएनए है उसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, जिस वजह से ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बनेगा, फिर आरएनए बनने के बाद प्रोटीन बनेगा। और वही जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो कोई वाकर की तरफ काम करता है, नहीं तो वो एंजाइम्स को कन्वर्ट हो जाता है, कोई रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस जो होता है प्ले आउट होता है सेल्स के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, हम बात करेंगे लिगांड के बारे में, हम बात करेंगे रिसेप्टर के बारे में, कौन सी टाइप की रिसेप्टर होता है, किस टाइप की लिगांड होता है और कैसे परफॉर्म हो रहा है। उस सारे चीज़ों को हम आज की इस वीडियो के अंदर मैकेनिज्म्स ऑफ हार्मोन्स एक्शंस के अंदर बात करेंगे। तो सेल केमिकल्स जो होते हैं हार्मोन्स, वो सेल टू सेल कम्युनिकेशंस के लिए हेल्प करते हैं। कम्युनिकेशंस की वे जो होता है बहुत स्लो होता है, लेकिन उनकी इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। हम हार्मोन्स की नेचर के अकॉर्डिंग हमने देखेंगे कि कितने टाइप की हार्मोन होते हैं, कैसे बन रही हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होता है जो कि स्टीरॉयड से बनी हुई है। स्टीरॉयड्स एक टाइप के लिपिड्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे। कौन सी हार्मोन उसकी कैटेगरी में आएंगे, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ये स्टीरॉयड से बनी हुई है। ये होते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, मतलब कि लिपिड में वो घुल सकते हैं, सॉल्युबलाइज हो सकते हैं। और बाकी जितने हार्मोन्स आप देख रहे हो ये सारे जो होते हैं लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन होते हैं, मतलब कि ये वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं लेकिन लिपिड में नहीं। तो उनमें आ जाएगा आपका अमाइंस हार्मोन जो कि अमीनो सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड से बनी हुई है, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ साथ उनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, जैसे एफएसएच, एलएच एंड टीएसएच हो गया। पेप्टाइड हार्मोन्स की मतलब होता है कि यदि 50 से लेस अमीनो एसिड से कोई हार्मोन्स बनी हुई हैं तो हम उसको पेप्टाइड हार्मोन कहेंगे। यदि 50 अमीनो जो पेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड के जो चेन की लेंथ होता है ना, 50 से यदि ज़्यादा है तो हम उसको प्रोटीनियस हार्मोन्स कहेंगे, क्योंकि प्रोटीन एंड पेप्टाइड में बीच में वही डिफरेंसेस होता है। 50 से लेस अमीनो एसिड्स की यदि कोई पेप्टाइड चेन रहा है तो हम उसको पेप्टाइड हार्मोन्स कहेंगे। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन उनकी एग्जाम्पल होता है। प्रोटीनियस का मतलब है कि ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड से उनमें उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है। ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा, आपका इंसुलिन भी आ जाएगा, ठीक है ना, पैराथायरॉयड हार्मोन आ जाएगा, प्रोलैक्टिन आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। ये होता है नेचर। तो हमने बेसिकली जब हम सिग्नलिंग मैकेनिज्म एक्शंस की बात करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी ऐसा हार्मोन है जो लिपिड में सॉल्युबलाइज हो सकते हैं, कौन सी ऐसे हार्मोन है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लिपिड में नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है कि सेल के अंदर जाके उनकी फंक्शंस दिखाना है। सेल की जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसको डीएनए से आरएनए बनाना है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाना है, वही उनकी काम है। जब प्रोटीन एक बार बन जाएगा ना तो सेल अपनी काम कर लेगा, ठीक है ना, जो उनको चाहिए। तो इसलिए सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, ठीक है ना। तो फॉस्फोलिपिड लेयर होता है, यानी कि लिपिड से बनी हुई है। तो जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन रहेगा तो वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रश कर लेगा, लेकिन जो लिपिड इनसॉल्युबल है वो उसको क्रश नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसकी अकॉर्डिंग हमने देख रही हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं और कुछ लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, इस कैटेगरी के अंदर आपने देखोगे यदि सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉयड से बने हुए जो हार्मोन होते हैं तो ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, बाकी जितने रहेंगे सब लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं।
समझ में आए ना बातें? ठीक है। अच्छा, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं वो आसानी से क्या करेंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर लेंगे। उनकी जो रिसेप्टर्स रहेगा वो साइटोप्लाज्म में रहेगा, ठीक है ना। उनको रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर है साइटोप्लाज्म में रहेगा। उनमें एक हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन्स होता है, लेकिन उनकी रिसेप्टर जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, उनका न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। ये मतलब कि लिपिड सॉल्युबलाइज हार्मोन्स के अंदर आएंगे। बहुत सारे हार्मोन ने भी आपने देखा है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, उनकी रिसेप्टर जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। सिर्फ एक्सेप्शन के तौर पे आपने ऐसे याद रख सकते हो, थायरोक्सिन जो होता है 33T4 की यदि हम बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन, उनके रिसेप्टर जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और क्वेश्चन वहीं से बनता है, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करेंगे लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, यानी कि जितने अमीनो एसिड से जो हार्मोन, अमाइन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीनियस हार्मोन या ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, ये सारे के सारे लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो उनको रिसीव करने के लिए उनकी रिसेप्टर जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको उनकी रिसेप्टर्स देखने को मिलेगा। फिर वो क्या करते हैं, और एक मैसेंजर को एक्टिवेट करवाता है जो जाके परफॉर्मेंस करेगा। मतलब कि यहाँ से कोई एक्टिवेट करेंगे, ये मैसेज को दूसरे को देगा, दूसरा तीसरा को देगा, तो उसके बाद वो जाके चीज़ों को एक्टिवेट करवाएगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस अल्टीमेटली करवाएगा। तो उनमें एक एक कास्केड जैसे हो रहा है, जैसे स्टेयर केस होता है ना, एक दूसरे को एक्टिवेट करवाता है, ये उसको एक्टिवेट करता है, इसको करेगा, ठीक है ना। एक एक कास्केड की रिएक्शंस, ठीक है ना। वो नहीं है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये नहीं है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है प्रोसेस, ये भी एक कास्केड प्रोसेस होता है। समझ में आए ना बातें? तो ये हो गया उन आपकी बेसिक्स के बारे में। तो सेल बोथ लिगैंड, जैसे आप ऐसे नोट के तौर पे लिख सकते हो कि मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस में आपको लिगैंड एंड रिसेप्टर दोनों की ज़रूरत होता है। यहाँ पे लिगैंड जो होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स देख रही हैं, ठीक है ना। हमेशा लिगैंड हार्मोन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, और बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज की इस पार्ट में हम हार्मोन्स के बारे में फोकस कर रहे हैं। रिसेप्टर्स रहता है लिगैंड हार्मोन्स, जो कि लिपोफिलिक हार्मोन आप कह सकते हो। लिपोफिलिक जब वर्ड आएगा, लविंग एल आ रहा है ना, फोबिक आएगा, फोबिक में एच एक टर्म आ रहा है, हेट आप याद रखिए, यहाँ पर लव आप याद रखिए। या हाइड्रोफोबिक, जो लिपोफिलिक होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, वाटर से वो डरेगा, ठीक है ना। फैट सॉल्युबल होता है और एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है ना। और लिपोफोबिक होगा, ठीक है ना। लिपोफोबिक लिपिड की यदि हम बात करेंगे, लिपोफोबिक हो जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होता है। तो हमने देखा कि एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है, इंट्रासेलुलर, जो कि सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में हो सकता है, नहीं तो न्यूक्लियस में हो सकता है। और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलेगा, एसोसिएटेड हुई थी सेल, है ना। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और एक होता है सेल सरफेस रिसेप्टर, दो है ना, ये एक हो गया, ये दो हो गया सेल सरफेस रिसेप्टर्स। व्हेन लिगैंड बाइंड विथ रिसेप्टर्स देन देयर इज ए कन्फर्मेशनल, जब हार्मोन आके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, उनमें एक कन्फर्मेशनल चेंजेस आता है। वही कन्फर्मेशनल चेंजेस जो होता है सिग्नलिंग कास्केड्स को जनरेट करता है, ठीक है। वही कोई इनहिबिटर है या कोई एक्टिवेटर है, उसको एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है। पहले हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, इसका मतलब है कि हमने लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की बात करेंगे, ताकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकता है, तभी तो वो सेल के अंदर जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होगा, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो लिगैंड जो होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह आ गए, लेकिन जो थायराइड हार्मोन होता है उनके T3T4 जो ट्राईआइडोथायरोक्सिन या टेट्राआइडोथायरोक्सिन की न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। बाकी स्टेरॉयड जो रहेगा हार्मोन्स रहेगा, उनका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होता है, उनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो यदि हम बात करेंगे स्टेरॉयड हार्मोन की, ठीक है ना, T3T4 को छोड़ के, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्या करेगा, ये रहा है सेल, ये उनके न्यूक्लियस है, उनके रिसेप्टर जो होता है साइटोप्लाज्म्स में होता है। तो मान लीजिए ये हार्मोन्स मॉलिक्यूल है, ठीक, ये आके ये क्रॉस कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद इनका एक्टिवेट एंड एंटर्स न्यूक्लियस, तो उसके बाद ये हार्मोन्स क्या करेगा, न्यूक्लियस का अंदर एंटर करेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए आप देख रहे हो, ठीक है ना, इसमें जो डीएनए होता है
यहाँ पर हार्मोन रेस्पॉन्स सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, यहाँ पर HRE सीक्वेंस, HRE हार्मोन रेस्पॉन्स सीक्वेंसेस होता है जो कि बाइंड्स टू द, यहाँ पे उनकी रिसेप्टर के साथ हार्मोन्स आके बाइंड करेगा, वही हार्मोन आके बाइंड करेगा, देन RNA बनेगा, RNA से फिर ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना, फंक्शंस होगा, समझ में आए ना। ये होता है स्टीरॉयड हार्मोन जिनकी साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर तो है लेकिन वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये थायराइड ग्लैंड की थायराइड T3 T4 हार्मोन है, आप मान सकते हो, ये आ गया। इनके रिसेप्टर्स जो होता है ये आपकी पाया जाता है न्यूक्लियस में, ठीक है। इन थायराइड हार्मोन यहाँ पे क्या होता है, देखिए दो सीन होता है। एक तो रहेगा व्हेन थायराइड हार्मोन इज एब्सेंट देन रिसेप्टर बाइंड टू द स्पेसिफिक एरिया। ये मान लीजिए DNA है उनकी, ठीक है ना, ये एक DNA है, मान लीजिए ये उनकी जो रिसेप्टर्स होता है जब हार्मोन्स नहीं है, ठीक है ना, रहता है, ये उनकी स्पेसिफिक एरिया, वही इस एरिया को बाइंड, DNA की इस एरिया को बाइंड होके उसको इनएक्टिव करके रखता है, ठीक है ना, इनएक्टिव करके रखता है। जब एक बार हार्मोन आ जाएगा, ठीक है ना, ये हार्मोन नहीं रहने के टाइम के, मतलब हार्मोन नहीं है उस टाइम की सिनारियो है, जब हार्मोन एक बार आ जाएगा ना, तो अवेलेबिलिटी हार्मोन देन इट एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड बाइंड विद द रिसेप्टर, वो जाके उसके साथ बाइंड हो जाएगा। अभी क्या है, ये हार्मोन से अभी रिसेप्टर जो होता है उसके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो इस एरिया जो था अभी ये फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, जो बाइंड होके था ये अभी फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद RNA बनेगा, फिर RNA से प्रोटीन बनेगा, तो उस तरीके से फंक्शंस चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हार्मोन्स एब्सेंट रहता है उनकी रिसेप्टर जो होता है एक नेगेटिव रेगुलेटर के हिसाब से काम करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शंस के लिए। तो कुछ इनहिबिटर को रिक्रूट करता है, इस एरिया में ट्रांसक्रिप्शन करने नहीं देता है, और एक बार ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा, यदि प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम्स तो नहीं बन पाएगा, या तो कोई दूसरे फंक्शंस नहीं हो पाएगा, समझ में आए ना। तो स्पेसिफिकली जो इंट्रासेलुलर हार्मोन्स होते हैं वो स्पेसिफिकली ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शंस को उनकी ज़्यादा फोकस रहता है ट्रांसक्रिप्शंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये हार्मोन्स है, ठीक है ना, हार्मोन्स है, जैसे कि अदर स्टीरॉयड हार्मोन T3 T4 को छोड़ के यहाँ पे उनकी जो है ना, यहाँ पे ये रिसेप्टर्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ये बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद कुछ इस तरीके से ये न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर है ना HRE कॉम्प्लेक्स हार्मोन रेस्पॉन्स, यहाँ पे ये उसके साथ बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद ये जनरेट करेगा, mRNA बन गया, mRNA से फिर राइबोसोम जाएगा, ये प्रोटीन बनेगा, वही जो प्रोटीन है कुछ ना कुछ फंक्शंस करेगा, ठीक है। तो ये थायराइड हार्मोन्स की बात हमने बात किया कि जब थायराइड हार्मोन आ गया तभी वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया था, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रेगुलेशन होता है इन दिस टाइम, रिक्रूट को एक्टिवेटर को रिक्रूट करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शंस को ऑन कर देता है, जिसे हमने बात किए थे। नेक्स्ट बात करेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर की यदि हम बात कर रहे हैं, हम कौन सी मतलब कि लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन की बात कर रहे हैं या लिपिड सॉल्युबल, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन की हम बात कर रही हैं, यानी कि ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन से बनी हुई है, जो अमीनो एसिड से बनी हुई है, जो पेप्टाइड से बनी हुई है या ग्लाइकोपेप्टाइड से बनी हुई है। तो ये क्या करेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, इसलिए उनकी जो रिसेप्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। उनकी रिसेप्टर सिंगल पास हो सकता है, यानी कि एक बार उनके रिसेप्टर क्रॉस किया है, या तो मल्टी पास हो सकता है। जो GPCR होता है, मैंने GPCR जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आपको सेल बायोलॉजी चैप्टर में डील की थी, उसको आप जरूर देख लेना एक बार। तो इस तरीके से मल्टी पास हो सकता है, ये एक 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। जब रेस्पॉन्ड आएगा, ठीक है ना, कोई भी हार्मोन आएगा वो उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये कुछ आर्जिनाइल साइक्लेज करके एक एंजाइम्स होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, वो जाके मतलब कि क्या करेगा, AMP साइक्लिक AMP, ठीक है ना, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करेगा। साइक्लिक AMP बनने के बाद यहाँ पर प्रोटीन काइनेज ये वगैरह होता है जो कि एंट्री करेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो ये इस तरीके से कास्केड जनरेट करेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेगा, ठीक है ना।
अच्छा, देखिए सेल सरफेस रिसेप्टर की यदि हम बात करेंगे, इनका देयर आर हाइड्रोफिलिक, तो वाटर सॉल्युबल इन नेचर रहता है, ठीक है ना। प्रोटीन और अमीनो एसिड्स वाला जो लिगैंड रहेगा ऐसा हार्मोन जो कि प्रोटीन से बने हुए या तो अमीनो एसिड्स में बने रहे, तो उनके लिए सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। वो जो रिसेप्टर्स रहेगा उनके 3 पार्ट होता है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट जो रिसीव करेगा लिगैंड को या हार्मोन्स को, और एक होता है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, ठीक है ना। और एक होता है साइटोसोलिक फेस, मतलब कि सेल के अंदर वाला फेस जो होता है ये साइटोसोलिक फेस होता है। बाइंडिंग हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर में होगा, जो चेंजेस बदलाव आएगा उनका साइटोसोलिक पार्ट में आएगा, ताकि ये दूसरे कोई चीज़ों को एक्टिवेट कर सके, ठीक है। उनके एग्जाम्पल के तौर पे हम इंसुलिन एंड ग्लूकोज इंसुलिन कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। इंसुलिन जो होता है ये एक आपकी प्रोटीनियस हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, यदि हम बात करेंगे, जैसे आपको पता होगा हम लोग खाना खाने के बाद क्या होता है, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज, तो ब्लड को ऑब्जर्व हो जाता है। तो जब बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 सिनारियो आता है। तो ये लेके क्या करेगा, सारे ऑर्गन को भेजेगा, ठीक है ना। ऑर्गन के अंदर एंट्री होने की 2 रीज़न होता है। पहला रीज़न है जब आपको एनर्जी की नीड होगा तो सेल के अंदर एंट्री करना ज़रूरी है, करवाना, ठीक है ना, ग्लूकोज को। या तो ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हो कि स्टोर करके रखने के लिए, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपको 15 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत है ना, पर दिन। आपकी नॉर्मली बॉडी फंक्शंस के लिए आपको, मतलब कि आपकी फिजिकल वर्क के अकॉर्डिंग आपको 15 किलो कैलोरी की ज़रूरत है। आपने ऐसा तो नहीं है कि आपने एक मतलब कि वेट मशीन लेके बैठा है और 15 किलो कैलोरी हो गया, खाना बंद, ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए आपने 30 किलो कैलोरी की कंज्यूम कर लिया, ठीक है, और जो बच गया 15 किलो कैलोरी, इतना तो आपका हो जाएगा, मतलब कि बॉडी उसको यूज़ कर लेगा। लेकिन बाकी जो 15 किलो कैलोरी है, तो उसको बॉडी क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो दोनों कंडीशंस में, मान लीजिए जब आपने बहुत भिगोरियस काम कर रहे हो, स्केलेटल मसल्स को भी ग्लूकोज की ज़रूरत होता है। तो वो 2 कंडीशन, चाहे तो उसको स्टोर करने के लिए हो या तो इस्तेमाल करने के लिए हो, सेल के अंदर आपको एंट्री करवाना है। समझ में आए ना ये 2 चीज़ें। तो उसको सेल के अंदर एंट्री करवाने के लिए ऐसे वो एंट्री नहीं होता है। ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करने के लिए इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत होता है। इंसुलिन आखिर करता क्या है, देखिए इंसुलिन क्या करेगा, तो इंसुलिन की इन्फ्लुएंसेस में, ठीक है ना, कुछ यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज, उसको हम ग्लूट रिसेप्टर कहते हैं, ग्लूट कहते हैं। तो वो क्या करेगा, ये कुछ ट्रांसपोर्टर, मतलब कि फैसिलिटेट करेगा। ग्लूकोज जो होता है, हमेशा याद रखिए, फैसिलिटेट डिफ्यूजन प्रोसेस में आता है, ठीक है। डिफ्यूजन, यहाँ पे डिफ्यूजन का मतलब है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन हायर रहेगा, ये लो कंसंट्रेशंस को आएगा, लेकिन कुछ प्रोटीन की मदद से जो कि फैसिलिटेट करवाता है। इस ग्लूट को ऐसे मान चल सकते हो कि ग्लूट को यहाँ पे एक्टिवेट करवाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होता है। समझ में आई ना बातें, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। देखिए, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर हो जाएगा तो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स में रिलीज होता है आपका इंसुलिन, ठीक है। जिस बंदा का रिलीज नहीं होता है हम उसको डायबिटिक पर्सन कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इंसुलिन के काम है ब्लड से ग्लूकोज को लेके सेल के अंदर घुसाना, ठीक है ना। यदि इंसुलिन नहीं रहा है तो ग्लूकोज कहाँ रहेगा, ब्लड में रहेगा, सेल के अंदर एंट्री नहीं होगा। चाहे वो सेल को ज़रूरत है, लेकिन वो तो एंट्री नहीं कर, मतलब कि वो तो एंट्री नहीं होगा ना, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो कैसे इंसुलिन काम कर रहा है, देखिए। इंसुलिन के लिए सेल्स में एक रिसेप्टर्स होता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हम उसको कहते हैं, RTK कहते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। वो ऐसे रहता है, जब इंसुलिन आके उनके साथ बाइंड हो जाएगा, ये रिसेप्टर ऐसे जब अलग अलग रहते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब आके इंसुलिन बाइंड हो जाएगा तो मतलब कि पेयरिंग हो जाएंगे, ठीक है ना, डाइमोराइजेशन हो जाएंगे। नॉर्मली ये मोनोमरिक फॉर्म में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। जब इंसुलिन बाइंड हो जाएगा वो डाइमेरिक फॉर्म को आ जाएंगे। जो डाइमोराइजेशन होता है, डाइमोराइजेशन होने की वजह से और रिसेप्टर है प्रोटीन से, मतलब कि वो बनी हुई है,
उनमें फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, उनका टायरोसिन रेसिड्यूज में फॉस्फोराइलेशन होता है। इसका मतलब है कि वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। वही चीज़ है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो इंसुलिन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू एंड बाइंड टू द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, मतलब कि ब्लड से वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सेल के अंदर जो आरटी के रिसेप्टर होता है उसमें बाइंड हो जाएगा। मोनोमरिक फॉर्म में जब तक रहता है आरटी के तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब आके इंसुलिन बाइंड हो जाएगा डायमरिक हो जाएगा, जिस फॉस्फोराइलेट हो जाए। यानी कि कुछ मान लीजिए ऐसे कुछ अलग अलग था, जब आपका इंसुलिन आ गया ये फिर क्या हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएंगे डाइमराइजेशन से ना, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ठीक है। देन phosphate group is attached, then IRS component get attached and phosphorylate the tyrosine component। यहाँ पर एक रेसिड्यू होता है जिसको हम बोलते हैं IRS। IRS का मतलब है कि इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, है ना। सो जो कि क्या करता है, इन ग्लूकोज IRS कंपोनेंट जो होता है, जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, सेल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, मतलब इतने सारे चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो एक बार इन आपकी फॉस्फोराइलेशन होने के बाद IRS कंपाउंड जो होते हैं वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है। जब IRS कंपाउंड्स IRS बाइंड एंड एक्टिवेट एंड इट रेगुलेट इनिशिएट द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक बार IRS कंपाउंड एक्टिवेट होने के बाद वो PI3 काइनेज को एक्टिवेट करता है। तो वो जो PI3 है ना काइनेज एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बात की थी कि ग्लूट था ना, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स थे वो वेसिकुलर फॉर्म में रहते, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चले जाएंगे, वो लाके इस तरीके से रास्ता बनाएंगे ताकि ग्लूकोज अंदर आ सके, ठीक है। जो ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूट रिसेप्टर डिफरेंट ऑर्गन के लिए अलग अलग होता है, ग्लूट 1 ग्लूट 2 3 4 5 इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ग्लूट 1 आरबीसी में होता है, लीवर में आपका ग्लूट 2 रिसेप्टर पाया जाता है, ब्रेन में 3 पाया जाता है, जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स में 4 पाया जाता है, किडनी में 5 पाया जाता है। आपने ऐसे 1 2 3 4 5 आपने ऐसे याद रखिए, RL BM मसल्स याद रखिए, स्केलेटल ना, RL BM ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन से रिसेप्टर किस में निमोनिक्स करके, ठीक है ना। राखी लक्ष्मी बहुत ही मस्त है, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। तो आर मतलब 1 है, पहले आएगा 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 है 2 है 3 है 4 है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, कौन सी ग्लूट रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है ना। व्हेन देयर इज नो सिग्नल कम्स टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यदि कोई भी सिग्नल नहीं आएगा देन ग्लूकोज ट्रांसमीटर वेसिकुलर फॉर्म में ऐसे ही रहेंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आके यहाँ पे नहीं बैठेंगे, ये सेल के अंदर ऐसे वेसिकुलर फॉर्म में रहेंगे। जब इंसुलिन की वजह से सिग्नल आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, जब अरेंज करेंगे तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन प्रोसेस में ग्लूकोज जो है सेल के अंदर एंट्री होगा। ये है आपकी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इंसुलिन की प्रेजेंस में कैसे हो रहा है, गेट जॉइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये इस तरीके से एंट्री होता है। जो इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है, चैनल प्रोटीन की इन्वॉल्व में होता है। आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस में ये 2 एग्जाम्पल लिखना है ताकि आप उसको रिलेट कर पाओगे, वही होता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।